नमस्कार सभी को। यस सर स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की हमारी इस विशेष गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय के पन्नों को पलटने जा रहे हैं जिसे हम हर दिन देखते हैं, जिस पर हम चलते हैं, लेकिन शायद ही कभी रुककर उसकी गहराई को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। जी, तो आज का हमारा विषय यस सर चैनल के मास्टर स्टडी नोट्स पर आधारित है और ये विषय है राजस्थान की मिट्टियां यानी सॉइल्स ऑफ राजस्थान। जो भी इस चर्चा से जुड़कर आरपीएससी, पटवारी, पुलिस या किसी भी राज्य स्तरीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये नोट्स किसी खजाने से कम नहीं है। मतलब ये विषय वास्तव में अपने आप में एक पूरा विज्ञान समेटे हुए है। बिल्कुल। अक्सर ना लोग मिट्टी को सिर्फ पैरों के नीचे की धूल मान लेते हैं, लेकिन इसका वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व इतना विशाल है कि हमारी पूरी सभ्यता की नींव इसी पर टिकी है। सही कहा आपने। और ये चर्चा न सिर्फ कुछ नामों या जिलों को रटने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए है कि हमारा पर्यावरण, हमारी कृषि का पूरा ढांचा और जीवन चक्र इस मिट्टी की संरचना से कैसे निर्धारित होता है। ठीक है, चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। जब हम मिट्टी या मृदा शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले इसके मूल अर्थ की जड़ तक जाना बहुत जरूरी है। हमारे पास जो मास्टर नोट्स हैं वो बताते हैं कि यह शब्द सोलम से आया है। हाँ, सोलम, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। जी, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फर्श या फ्लोर। अगर इसकी कल्पना की जाए तो यह प्रकृति का अपना बिछाया हुआ एक ऐसा फर्श है जिस पर पूरी दुनिया का रंगमंच सजा है। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। और इस प्राकृतिक फर्श के वैज्ञानिक अध्ययन को ना एक विशेष नाम दिया गया है, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी। बिल्कुल। जब भी हम किसी मिट्टी की परत, उसकी आयु या उसके निर्माण की प्रक्रिया का गहराई से अध्ययन करते हैं तो वह पेडोलॉजी के अंतर्गत आता है। और विज्ञान सिर्फ नाम देने तक सीमित नहीं रहता। मिट्टी की इस दुनिया का एक सुवर्ण नियम यानी गोल्डन रूल है जो हर जगह लागू होता है। और वो नियम क्या है? नियम ये है कि जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है उसकी उर्वरक क्षमता यानी फर्टिलिटी अपने आप बहुत कम हो जाती है। नाइट्रोजन वो बुनियादी ईंट है जिससे पौधों में प्रोटीन बनता है। अगर फर्श में ही पोषण नहीं है तो वह कृषि के लिए कम उपजाऊ ही मानी जाएगी। ये नियम तो एक ऐसा चश्मा है जिससे हम आगे की पूरी भौगोलिक स्थिति को देख सकते हैं। अब अगर राजस्थान जैसी विशाल और विविध भूमि की बात करें तो यहाँ की मिट्टी का मिजाज हर कुछ किलोमीटर पे बदल जाता है। हाँ, विविधता तो बहुत है वहाँ। इसी विविधता को समझने के लिए अध्ययन नोट्स में मिट्टी के वर्गीकरण को मुख्य रूप से 3 अलग-अलग पैमानों में बांटा गया है। पहला है वैज्ञानिक या नवीन वर्गीकरण, जिसे अमेरिका के वैज्ञानिकों ने 5 प्रमुख भागों में बांटा है। दूसरा है भौगोलिक वर्गीकरण, जो मिट्टी के रंग, क्षेत्र और उसकी उत्पत्ति के आधार पर लगभग 10 हिस्सों में फैला हुआ है। जी। और तीसरा है कृषि विभाग का वर्गीकरण, जो पूरी तरह से उपयोगिता पर आधारित है और इसमें 14 प्रकार बताए गए हैं जो केवल नाम और जिलों की सीमाओं पर निर्भर करते हैं। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ये समझना बहुत दिलचस्प है कि इन तीनों में से अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया 5 भागों का वैज्ञानिक वर्गीकरण विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा मान्य है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वैज्ञानिकों को मिट्टी की भाषा को समझने के लिए एक सार्वभौमिक पैमाने की जरूरत थी ताकि दुनिया भर के वैज्ञानिक एक ही शब्दावली में बात कर सकें। आधुनिक समय में और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी यही सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के इन 5 प्रमुख सोइल की गुत्थी को सुलझाते हैं। बिल्कुल। इस सूची में सबसे पहला नाम आता है एंटीसॉल। नोट्स के मुताबिक ये पश्चिमी राजस्थान जैसे जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर के जिलों में पाई जाने वाली मिट्टी है। हाँ, और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली हुई विस्तृत मृदा है। रेत के जो ऊंचे ऊंचे धोरे हवा के साथ अपनी जगह बदलते रहते हैं, ये उसी से जुड़ी हैं। मतलब ये सबसे बड़े हिस्से को कवर करती है। सही कहा। इस एंटीसोल की प्रकृति ही ऐसी है कि इसमें मिट्टी की परतें स्पष्ट रूप से विकसित नहीं हो पाती। और इसी पश्चिमी राजस्थान के थोड़ा और आगे बढ़ें, जहां जलवायु पूरी तरह से शुष्क न होकर अर्धशुष्क हो जाती है, वहां एक नई तरह की मिट्टी आकार लेती है जिसे एरिडीसॉल कहते हैं, राइट? बिल्कुल, एरिडीसॉल। एरिड शब्द का मतलब ही सूखा होता है। ये जोधपुर, नागौर, पाली और शेखावाटी के क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ एक तकनीकी शब्द आता है, इसके उपकणों को ऑर्थिड्स कहा जाता है। ऑर्थिड्स? हाँ, सरल शब्दों में समझें तो कम बारिश के कारण इस मिट्टी में कैल्शियम जैसी चीजें
पानी के साथ नीचे नहीं जा पाती और वहीं जमा हो जाती हैं, जिसे हम ऑर्थोसोल्स की श्रेणी में रखते हैं। ये बहुत ही शानदार तरीका है इसे समझने का कि बारिश का कम होना मिट्टी के अंदर खनिजों को कैसे प्रभावित करता है। इसके बाद जब हम मानचित्र पर थोड़ा पूर्व की ओर अरावली पर्वतमाला के आसपास बढ़ते हैं, जहां उप आर्द्र जलवायु है, तो तीसरी प्रकार की मिट्टी सामने आती है, इनसेप्टिसोल। जी, इनसेप्टिसोल। यह मिट्टी सिरोही, राजसंबंद, उदयपुर और भीलवाड़ा जैसे जिलों में मिलती है। इसके लिए नोट्स में जो उपकण बताए गए हैं उन्हें उडिप्ट्स या ओक्रेप्स कहा जाता है। ये नाम थोड़े जटिल लग सकते हैं, लेकिन इसका मूल अर्थ क्या है? इसका अर्थ बहुत आसान है। इंसेप्टिसोल शब्द इंसेप्शन से बना है, जिसका अर्थ है किसी चीज की शुरुआत। अच्छा, ये वो मिट्टी है जहां परतों का निर्माण बस शुरू ही हुआ है। ओडेप्स और ओक्रेप्स ये दर्शाते हैं कि यहां थोड़ी नमी मौजूद है और ये मिट्टी पूरी तरह से सूखी नहीं है। जैसे जैसे हम राजस्थान के पूर्वी मैदानों की तरफ आते हैं, परिदृश्य बिल्कुल बदल जाता है। यहाँ नदियां बहती हैं और वहां हमें चौथे प्रकार की मिट्टी मिलती है, जिसे एल्फिसोल कहा जाता है। एल्फिसोल यानी मूलतः जलोढ़ या एलुवियल मिट्टी। एकदम सही। नदियों द्वारा पहाड़ों से बहाकर लाई गई ये मिट्टी अलवर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर जैसे जिलों में भारी मात्रा में बिछी हुई है। पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण ये कृषि के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यहाँ पर बात सबसे ज्यादा रोचक हो जाती है, क्योंकि अब हम उस पांचवें प्रकार पर आ गए हैं जिस पर हमारे मास्टर नोट्स में वेरी इंपॉर्टेंट का स्टार चमक रहा है। हाँ, वर्टिसोल। बिल्कुल, ये है वर्टिसोल। ये कोई साधारण मिट्टी नहीं है। ये वही प्रसिद्ध काली मिट्टी है जो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग, जिसे हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता है, वहां पाई जाती है। इसमें कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिले आते हैं। और ये कपास की खेती के लिए बहुत जानी से जाती है। जी, कपास की बम्पर खेती के लिए। इस वर्टिसोल यानी काली मिट्टी की यांत्रिकी इतनी अद्भुत है कि हम इस पर आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये कैसे अपने आप में एक जीवित प्रणाली की तरह काम करती है। लेकिन अभी अगर हम इस वैज्ञानिक वर्गीकरण से थोड़ा बाहर निकलें और भौगोलिक वर्गीकरण की तरफ मुड़ें, तो कुछ ऐसे रहस्य सामने आते हैं जो किसी को भी हैरान कर सकते हैं। भौगोलिक वर्गीकरण का नजरिया पूरी तरह से रंग और उत्पत्ति पर आधारित है। इसमें सबसे पहले बात आती है रेतीली बालू मिट्टी की, यानी सैंडी सॉइल। थार मरुस्थल वाला हिस्सा। हाँ, ये थार मरुस्थल का वो हिस्सा है जो राजस्थान के लगभग 2/3 पश्चिमी भाग को घेरे हुए है। ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर के हजारों सालों तक टूटने और हवा से घिसने के बाद ये मिट्टी बनी है। और इसमें एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी है। वो क्या? इस मिट्टी में कैल्शियम फॉस्फेट की तो भरमार होती है, लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में सुवर्ण नियम में समझा था, इसमें नाइट्रोजन की भारी कमी होती है। इसी कमी के कारण ये बहुत कम उपजाऊ होती है। फिर भी कुछ खास फसलें यहाँ अपना रास्ता खोज ही लेती हैं। इसी रेतीली मिट्टी के भूगोल से जुड़ी एक बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना भी नोट्स में दर्ज है। हम सब जानते हैं कि रेतीली मिट्टी के कण बहुत मोटे और दूर दूर होते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब है कि जब भी बारिश होती है, पानी तुरंत उन कणों के बीच से होकर जमीन के नीचे चला जाता है। सैद्धांतिक रूप से मरुस्थल में बाढ़ आने की संभावना 0 के बराबर होनी चाहिए। पानी तो टिकना ही चाहिए। वही तो। लेकिन साल 2006 में बाड़मेर के कवास इलाके में एक भयानक और अप्रत्याशित बाढ़ आ गई थी। हाँ, ये एक बहुत ही चर्चित घटना थी। एक रेतीले मरुस्थल में जहां पानी पलक झपकते ही गायब हो जाता है, वहां बाढ़ का आना भौतिक विज्ञान के नियमों के खिलाफ लगता है। ऐसा कैसे हो गया? यही वो बिंदु है जहां भूगोल अपने छिपे हुए पत्ते खोलता है। इस सतह पर तो वहां वही मोटी रेतली मिट्टी थी, लेकिन जमीन की ठीक नीचे गहराई में जिप्सम की एक बहुत मोटी और सख्त परत जमा थी। जिप्सम की परत? जी, जिप्सम एक जलरोधी यानी वाटरप्रूफ दीवार की तरह काम करता है। जब उस साल असामान्य रूप से भारी बारिश हुई तो रेतीली मिट्टी पानी को नीचे गहराई में नहीं सोख पाई, क्योंकि जिप्सम ने पानी का रास्ता रोक दिया था। ओहो। पानी सतह पर जमा होने लगा और एक विशाल झील में बदल गया। इसी भौगोलिक अपवाद के कारण उस रेतीले इलाके में बाढ़ के हालात बन गए। ये वाकई कुदरत का एक ऐसा आश्चर्य है जो किसी भी अध्ययन के लिए एक शानदार केस स्टडी है। सतह पर कुछ और गहराई में कुछ और। भौगोलिक वर्गीकरण में जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ और नाम भी सामने आते हैं जो अपनी खास पहचान रखते हैं, जैसे सिरोजम मिट्टी। हाँ, इसे ग्रे डेजर्ट या धूसर मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं। जी, ये मुख्य रूप से नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर के कुछ हिस्सों में पाई जाती हैं। बाकी मरुस्थलीय मिट्टी की तरह इसमें भी नाइट्रोजन की कमी एक बड़ी चुनौती बनी रहती है।
सृजन के अलावा दो बहुत ही विशिष्ट मिट्टियां हैं जो अक्सर विश्लेषण का हिस्सा बनती हैं, भूरी मिट्टी और लाल पीली मिट्टी। भूरी मिट्टी का जब भी जिक्र आता है ना, तो एक भौगोलिक क्षेत्र तुरंत दिमाग में आना चाहिए। वो है बनास बेसिन। बिल्कुल, बनास बेसिन। बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र के आसपास, जैसे भीलवाड़ा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और केकड़ी के इलाकों में ये भूरी मिट्टी अपने पूरे विस्तार के साथ मौजूद है। और लाल पीली मिट्टी? लाल रंग की मिट्टी का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे इसमें कोई खास तरह का खनिज घुला हुआ है। इसका रंग ऐसा क्यों होता है? ये बिल्कुल किसी लोहे के टुकड़े पर लगने वाली जंग की तरह है। इस मिट्टी का लाल रंग इसमें मौजूद लौह ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। आयरन ऑक्साइड? हाँ, प्राचीन ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण हुआ है और इसमें एक जादुई गुण होता है। जादुई गुण? जी, जब ये मिट्टी जल के संपर्क में आती है, यानी जब इसमें नमी बढ़ती है, तो ये लाल से बदलकर पीली दिखाई देने लगती है। ये मिट्टी पानी को बहुत अच्छे से पकड़ कर रखती है, इसीलिए ये मूंगफली की खेती के लिए एक वरदान मानी जाती है। मिट्टी का रंग सिर्फ रंग नहीं है, वो उसके अंदर छिपे खनिजों और लाखों सालों की रासायनिक प्रक्रियाओं का एक खुला दस्तावेज है। बहुत सही कहा आपने। इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए अब हम उस हिस्से में प्रवेश करते हैं जहां मिट्टियों की चरम सीमाओं का सामना होता है, यानी सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी से लेकर उस मिट्टी तक जो खेती के लिए पूरी तरह से अनुपयोगी है। शुरुआत जलोढ़ से करते हैं। जी, शुरुआत करते हैं राजस्थान की उस मिट्टी से जिसे सर्वाधिक उपजाऊ माना जाता है, जलोढ़, दोमट या कछारी मिट्टी। इस मिट्टी की उर्वरता का राज नदियों में छिपा है। चंबल, बनास और घग्घर जैसी बड़ी नदियां जब पहाड़ों से बहकर आती हैं तो अपने साथ बहुत सारे खनिज और बारीक काद लेकर आती हैं, जिसे वे मैदानी इलाकों में बिछा देती हैं। और पूर्वी और उत्तरी जिलों में मिलने वाली इस कछारी मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा काफी अच्छी होती है। हाँ, हालांकि नोट्स बताते हैं कि इसमें चूना, फास्फोरस और ह्यूमस की थोड़ी कमी होती है, लेकिन नदी द्वारा लाए गए नए खनिजों के कारण ये कृषि उत्पादन के लिए एक पावर हाउस की तरह काम करती है। एक तरफ नदियां द्वारा लाई गई ये नई और उपजाऊ मिट्टी है, और दूसरी तरफ वो मिट्टी है जिसकी उत्पत्ति ज्वालामुखियों से हुई है। हम वापस उसी वर्टिसॉल पर आ रहे हैं जिसका जिक्र पहले हुआ था। जी, काली मिट्टी। भौगोलिक भाषा में इसे काली, मध्यम काली या रेगर मिट्टी कहा जाता है। हाड़ौती क्षेत्र की ये मिट्टी लाखों साल पहले हुए ज्वालामुखी विस्फोटों से बनी बेसाल्ट चट्टानों के धीरे धीरे घिसने से तैयार हुई है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस काली मिट्टी में प्रकृति की एक बहुत ही जटिल और जादुई यांत्रिकी काम करती है, जिसे स्वतः जुताई या सेल्फ प्लोइंग कहा जाता है। सेल्फ प्लोइंग, ये कैसे काम करता है? इसके कणों की संरचना ऐसी होती है कि जब ये पानी के संपर्क में आती है तो ये बुरी तरह से फूल जाती है और एकदम गोंद की तरह चिपचिपी हो जाती है। अच्छा। लेकिन असली जादू तब होता है जब धूप पड़ती है और ये मिट्टी सूखने लगती है। सूखने पर यह बहुत तेजी से सिकुड़ती है, जिससे जमीन में कई फुट गहरी और चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। अगर कोई इन गहरी दरारों को देखे तो उसे लगेगा कि जमीन फट गई है, लेकिन कृषि के नजरिए से इन दरारों का असल विज्ञान क्या है? ये प्रकृति का अपना हल चलाने का तरीका है। जब ये गहरी दरारें बनती हैं तो सतह की हवा और ऑक्सीजन मिट्टी के काफी नीचे तक प्रवेश कर जाती है। हवा के साथ साथ सतह की छोटे छोटे कण और जीवाश्म भी इन दरारों में गिर जाते हैं। फिर जब अगली बारिश होती है तो मिट्टी वापस फूलती है और दरारें भर जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में मिट्टी नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे पलट जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसान ट्रैक्टर से खेत जोतकर मिट्टी को पलटता है ताकि उसमें हवा जा सके। क्या बात है! इसी अद्भुत प्राकृतिक प्रक्रिया के कारण इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, और यही वजह है कि कपास की फसल यहाँ इतनी शानदार होती है। प्रकृति का अपना इंजीनियरिंग विभाग कितने बेहतरीन तरीके से काम करता है, लेकिन हर भौगोलिक परिस्थिति इतनी मेहरबान नहीं होती। हमारे पास कुछ ऐसे नोट्स भी हैं जो उस मिट्टी की बात करते हैं जो किसानों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। आप लवणीय मृदा की बात कर रही हैं? जी, लवणीय मृदा, जिसे स्थानीय भाषा में ऊसर, कल्लर, रेह या अल्कताइन भी कहा जाता है। ये कृषि के दृष्टिकोण से सबसे हताश करने वाली मिट्टी है। ये समस्या उन इलाकों में ज्यादा पैदा होती है जहां बारिश बहुत कम होती है और सूरज की गर्मी से वाष्पीकरण बहुत तेज होता है, जैसे बाड़मेर, सांचौर और जालौर के कुछ हिस्से। बिल्कुल। होता यह है कि जमीन की गहराई में जो नमक या लवण मौजूद होते हैं वो केशिका आकर्षण यानी कैपिलरी एक्शन की प्रक्रिया के जरिए पानी के साथ ऊपर आने लगते हैं। जैसे किसी दिए की बत्ती तेल को ऊपर खींचती है,
वैसे ही भाष्पीकरण मिट्टी के पानी को ऊपर खींचता है। एकदम सटीक उदाहरण। पानी तो भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन नमक सतह पर ही रह जाता है। धीरे धीरे जमीन पर नमक की एक सफेद परत बिछ जाती है, जो किसी भी बीज को अंकुरित ही नहीं होने देती। ये एक ऐसी स्थिति है जहां जमीन अपनी ही गहराई के रसायनों से बंजर हो जाती है। इस लंबी सूची के अंत में 2 और मिट्टियां बचती हैं, जो अपनी खास भौगोलिक और पहाड़ी स्थिति के कारण पहचानी जाती हैं। पहली है पर्वतीय मिट्टी, जिसका वैज्ञानिक नाम लिथोसोलस है। यह अरावली पर्वतमाला के ढलानों पर पाई जाती है, जहां पत्थरों और चट्टानों का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। और दूसरी है दक्षिणी राजस्थान के जिलों जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में पाई जाने वाली लाल लोमी या लेटेराइट मिट्टी। यह वो इलाका है जहां अरावली का प्रभाव और मानसून की बारिश दोनों का असर दिखता है। इस मिट्टी में भी लौह तत्वों की इतनी अधिकता होती है कि इसका रंग गहरा लाल हो जाता है। इसमें मक्का जैसी फसलें बहुत अच्छी तरह से पनपती हैं। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? अगर इन सारे विस्तृत नोट्स, वैज्ञानिक नामों और भौगोलिक चमत्कारों को एक साथ समेटना हो, तो दिमाग में एक कैसा मेंटल मैप बनना चाहिए? आइए इस पूरी तस्वीर को एक बार साफ कर लेते हैं। जी बिल्कुल। अगर मिट्टी के विज्ञान को समझना है तो हमें पेडोलॉजी के नजरिए से देखना होगा। अगर हम राजस्थान के दक्षिण पूर्व यानी हाड़ौती की तरफ देखते हैं, तो वहां ज्वालामुखी की राख से बनी काली या रेगर मिट्टी है, जो खुद ब खुद अपनी जुताई कर लेती है। और अरावली के ऊंचे ढलानों पर पथरीली लिथोसोलस हैं। ने खेती को नामुमकिन बना दिया है। लाल रंग का सीधा संबंध लौह ऑक्साइड से है। मिट्टी की उर्वरता का सबसे बड़ा पैमाना उसमें मौजूद नाइट्रोजन की मात्रा है। और अगर भूरी मिट्टी की तलाश है तो सीधा बनास नदी के बेसिन की ओर जाना होगा। ये मानसिक चित्रण बहुत ही स्पष्ट है, लेकिन इस पूरे अध्ययन के पीछे एक और बहुत गहरी बात छिपी है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो क्या है? ये सिर्फ परीक्षाओं के लिए याद किए जाने वाले तथ्य नहीं हैं। ये मिट्टियां एक तरह से किसी भी क्षेत्र का भाग्य तय करती हैं। अगर पश्चिमी इलाके में रेतीली मिट्टी है, तो वहां की संस्कृति, वहां का भोजन बाजरी और कम पानी वाली फसलों के इर्द गिर्द बुना जाएगा। और अगर हाड़ौती में काली मिट्टी है, तो वहां का व्यापार कपास पर निर्भर करेगा। बिल्कुल। एक तरह से ये भूगोल सीधा हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी थाली और हमारे समाज की बुनावट से जुड़ा है। बिल्कुल सही। हम जिस जमीन को सिर्फ धूल समझते हैं, वो असल में हमारे पूरे इतिहास को आकार देती आई है। आज की इस विस्तृत चर्चा से ये बात शीशे की तरह साफ हो गई है कि मिट्टी कोई निर्जीव चीज नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही सक्रिय और प्रभावशाली प्राकृतिक प्रणाली है। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, और यह सवाल भविष्य को लेकर है। कैसा सवाल? आज जिस तरह से पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन का असर दिख रहा है, बारिश के मौसम अप्रत्याशित हो गए और हम आधुनिक खेती के नाम पर भारी मशीनों और रासायनिक खादों का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या हाड़ौती की काली मिट्टी की वो प्राकृतिक स्वतः जुताई जैसी प्राचीन और अद्भुत प्रक्रिया भविष्य में सुरक्षित रह पाएगी? ये तो सोचने वाली बात है। अत्यधिक रसायनों और भारी ट्रैक्टरों के दबाव से क्या इन मिट्टियों की वो प्राकृतिक संरचना टूट नहीं जाएगी जिसे बनने में लाखों साल लगे हैं? क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां इन मिट्टियों के मूल स्वरूप और इनकी प्राकृतिक उर्वरता को उसी जीवित रूप में देख पाएंगी जिस रूप में आज हम इनका अध्ययन कर रहे हैं? ये एक ऐसा विचार है जो किसी को भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर सकता है। ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो हमें सिर्फ अध्ययन करने वाले एक छात्र के रूप में नहीं, बल्कि इस धरती के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में सोचने की चुनौती देता है। प्रकृति ने हमें जो ये अमूल्य फर्श दिया है, जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, उसे समझना और सहेजना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल, हमें इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। इसी गहरे विचार के साथ हम अपनी आज की इस विस्तृत और गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। यस सर स्टडी चैनल के इन शानदार मास्टर स्टडी नोट्स के जरिए ज्ञान की इस गहराई को नापते रहिए और अपनी तैयारी को और भी धार देते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, कीप स्टडिंग हार्ड। फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय की गहराई में उतरने के लिए। धन्यवाद।